हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 9। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट लेक्चर के होमवर्क से। ये क्या पूछ रहा था इसमें, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो इसमें साइज पूछ रहा है तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है सबका। ये जेई का क्वेश्चन था, तो आंसर आ गया क्या सबका? फर्स्ट का बताओ। इसमें देखो पोटेशियम, सोडियम, ऑर्गन, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के एलिमेंट्स है। तो अपने को क्या करना है, पहले ये फाइंड करना है कि कौन सा एलिमेंट्स किस पीरियड का है। सबसे पहले ये फाइंड करना है। अगर सेम पीरियड का है तो अपने को पता है सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, लेकिन अगर इनर्ट गैस आ जाए तो फिर वो सडनली इंक्रीज होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो इसमें बताओ, सबसे पहले किसका आएगा इसमें। अगर तुम पीरियड देखो, ये सब एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स किस पीरियड में है, तो पीरियोडिक टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हो। वैसे एग्जाम में पीरियोडिक टेबल तो जाएगा नहीं साथ में, तो तुमको ये पता होना चाहिए। ट्रिक्स तो पता ही है, पोटेशियम कहाँ पर है, हेलिना की रब से फरियाद। तो इसका मतलब ये थर्ड पीरियड में है। हेलिना की कितने नंबर पर है? हेलिना की फोर्थ पीरियड में, फोर्थ नंबर पर है। हाइड्रोजन है ना फर्स्ट में, तो हाइड्रोजन फर्स्ट में, फिर लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम फोर्थ पीरियड में है। इसका मतलब इसके पास 4 ऑर्बिट होगा, ठीक है। सोडियम थर्ड पीरियड में, ये ऑर्गन हीना, नीना और करीना, तो और कहाँ पर आ रहा है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन थर्ड पीरियड में, ठीक है। वैसे ही सबका लिख लेंगे। तो बताओ तो सबसे पहले ये पोटेशियम कहाँ पर आएगा? ये अभी हम ऑर्बिट लिख रहे हैं ना, तो पोटेशियम आएगा हेलिना की कहाँ पर आएगा? फोर्थ ना, ये फोर्थ, और ये आएगा थर्ड, तो ये थर्ड आएगा, ये आएगा थर्ड ही ना। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन फर्स्ट क्लास बिरयानी, ये भी थर्ड में आएगा। क्लोरीन भी थर्ड में आएगा। ये सेकंड में, सेकंड से स्टार्ट होता है ना। फर्स्ट में तो हाइड्रोजन और हीलियम है, तो ये सेकंड से स्टार्ट होगा। यहाँ है ना फ्लोरीन, ठीक है। और नियॉन ये भी सेकंड में, तो सबका निकल गया। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन, सबसे बड़ा कौन? के। तो सबसे पहले आएगा क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा कौन होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन और नियॉन में कौन सा सबसे छोटा होगा? फ्लोरीन, क्लियर। तो सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, उसके बाद कौन सा? नियॉन। इनर्ट गैस बड़ा होगा ना, तो उसके बाद आएगा नियॉन, उसके बाद अब देखो ये तीनों उसके बाद आएगा। लेकिन इस तीनों में पहले कौन आएगा? तो इस तीनों में ये सेम पीरियड का है ना, तो सेम पीरियड का लेफ्ट टू राइट सोडियम यहाँ पर है स्टार्टिंग में, और इधर जा रहे हैं तो क्लोरीन आ रहा है सेकेंड लास्ट में, और सबसे लास्ट में ऑर्गन। तो ये तो पता है अपने को, ये इनर्ट गैस सबसे बड़ा होगा सेम पीरियड, तो उसको तो सबसे बाद में लिखेंगे। पहले इस दोनों में कौन सा? सोडियम या क्लोरीन? क्लोरीन, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन में साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, यही होता है ना। तो सोडियम और क्लोरीन में साइज डिक्रीज होगा, तो उसके बाद क्या कौन सा लिखेंगे? क्लोरीन। हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना। उसके बाद सोडियम, उसके बाद अब ये दोनों तो हो गया, अब ये बच गया, ये थर्ड पीरियड वाला हो गया तीनों। अब लास्ट में बचा के, ये होगा ना, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। चलो इसका बताओ। अब इसमें देखो, इसमें क्या किया है, कुछ न्यूट्रल है तो कुछ चार्ज है। ये जेई का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये बताओ ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का। लेकिन सोडियम जो है, सोडियम कौन सा है? थर्ड, लेकिन इस पर प्लस चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसमें भी अब 2 ही ऑर्बिट बचेगा, क्योंकि 10 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इससे बेटर क्या करेंगे, सबका इलेक्ट्रॉन लिखेंगे कितना है, और प्रोटॉन भी साथ में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सबका लिख लो, उससे तुमको आइडिया लग जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना है और प्रोटॉन कितना है, जल्दी जल्दी बताओ। फ्लोरीन के पास कितना? 9 प्रोटॉन, 9 है ना एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉन होगा 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 9 होगा प्रोटॉन, होगा। इसका बताओ। 11 होगा प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन होगा, और 10 होगा इलेक्ट्रॉन, राइट। 10 इलेक्ट्रॉन। चलो नेक्स्ट इसका बताओ। इलेक्ट्रॉन 10 होगा और प्रोटॉन 12, ये होगा ना।
तो ये 12 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा 10, राइट। एल्युमिनियम का बताओ, ये कहाँ है, बैगन आलू, तो 13, दोनों 13 होगा, ये होगा 13 और ये 13। अब चलो, अब तुम दिमाग लगाओ। अब देखो तीनों में नहीं, चारों में सबसे बड़ा कौन होगा, ये बाकी सब के पास देखो इलेक्ट्रॉन 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये है नियॉन के जैसा, यही ना, 2,8 नियॉन के जैसा। तो 2,8 है, तो ये सेकेंड पीरियड का है, सब जो है सेकेंड पीरियड में आ गए, 2 ही ऑर्बिट है, मतलब सेकेंड पीरियड का नहीं बोलेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन अगर हम अरेंज किए तो 2 ही ऑर्बिट में आएगा, ठीक है। तो 2 ऑर्बिट में ये आएगा, लेकिन ये इसका ऑर्बिट कितने होंगे, ये थर्ड ऑर्बिट तक गया होगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है, ये सबसे बड़ा होगा, तो सबसे लास्ट में लिखेंगे उसको, सबसे पहले किसको लिखेंगे, Mg2+। अब देखो यहाँ पर कैसे पता चला, यहाँ पर ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। या मान लो भूल भी गया तो लॉजिक से चलो, सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन प्रोटॉन डिफरेंट है, तो जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन होगा उसका अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, तो साइज छोटा होगा। तो सबसे छोटा किसका, Mg2+, क्लियर। तो Mg2+, उसके बाद क्या आएगा, तो सबसे छोटा Mg2+ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद Na+, फिर उसके बाद F-, उसके बाद कौन सा, ये तीनों हो गया, अब लास्ट में Al, क्लियर, ये होगा ना। चलो नेक्स्ट इसका बताओ, ये तो आसान है, ये बहुत ही आसान है, क्या करेंगे। अब देखो इसमें ए में क्या है, 1s2 2s2, 1s2 2s2 मतलब क्या, बेरिलियम है ये, यही ना, 4 इलेक्ट्रॉन ना, इसमें कहाँ तक, 2 2 4 6 10 11, तो ये सोडियम है। और ये कहाँ तक, 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16 16 सल्फर है, ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे, और ये नियॉन। तो अब सबको पता ही है, सबका पता है तुमको, तो सबसे छोटा कौन, अब देखो सबसे छोटा ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और ये भी सेकेंड पीरियड का है ना, लेकिन ये इनर्ट गैस है, नियॉन है, तो इनर्ट गैस है, तो सेकेंड पीरियड में इसका ज्यादा होगा इससे, तो सबसे छोटा कौन, बेरिलियम, मतलब ए। तो अपने को ABCD के पैटर्न में लिखना है, तो सबसे छोटा होगा ए, ओके, उसके बाद कौन सा, डी, ओके। अब बी और सी में ये है 3s1 मतलब सोडियम 11 ना, और ये 3p4 है, ये मतलब पी ब्लॉक में 4th नंबर, तो सल्फर। तो लेफ्ट टू राइट ये है सोडियम और ये है सल्फर, तो सोडियम और सल्फर सेम पीरियड में ना, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा, तो सल्फर पहले आएगा, मतलब सी आएगा पहले, और फिर आएगा बी, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं ना, क्लियर। अब ये इसको नॉर्मल मेथड से तुम सोल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, देखो Cl और Cl- में तो आसान है, Fe2+ में तुम कैसे फाइंड करोगे, ये प्रॉब्लम है। देखो Fe2+, ये Fe कहाँ पर है, टी ब्लॉक में। Fe का अगर तुम लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और Cl का, तो तुम पहले Cl का लिख लो। Cl का क्या होगा, 1s2 2s2, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन, Cl के पास एटॉमिक नंबर कितना, 17। तो क्या करो, सबका पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लिख लो, जब ऐसा कंफ्यूजन हो तो। Cl और Cl- में तो कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है Fe2+। अब उसको कहाँ पर रखें, तो सबका क्या करो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लिख लो, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, Cl का क्या होगा, 1s2 2s2, उसके बाद 2s2 2p6 3s2 3p में कितना 5 ना, तो 3p5। लेकिन अगर तुम माइनस चार्ज लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो 3p6 हो गया, राइट। अब Fe का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 20। अब ये याद रखना चाहिए, 27 नहीं, Fe का कितना होता है, 26। देखो ये Fe कहाँ पर है, यहाँ देखो 26 है, ठीक है। हमने ट्रिक जो बताया था उसको अप्लाई करने भी आना चाहिए, ठीक है।
तो Fe का 26, तो अब बताओ Fe पर चार्ज कितने हैं 2+। तो ऐसा नहीं करना है कि 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 24 बचा और 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तुमको पहले Fe का लिखना है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट ऑर्बिट से जाता है, तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, ये कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। तो Fe का कितना होता है 1s2 से लेकर के पहले यहाँ तक लिख लो, ये 3p6 तक तो होता ही है, उसके आगे 3p6 के बाद होता है 4s2 3d में 6, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, चार्ज है ना 2+, तो कहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन 4s2 से जाएगा, तो 4s2 गया, बचा क्या 3d6। क्लियर। अब दोनों को देख करके अब तुम सोचो, Cl और Cl माइनस में तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसमें देखो दोनों के पास ऑर्बिट सेम है या नहीं, ऑर्बिट सेम है ना, तो दोनों के पास ऑर्बिट सेम है। तो अब तुम डायरेक्ट जो है इसको डायरेक्टली हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिट दोनों में सेम है, तो डायरेक्ट तुम सोचोगे कि लेफ्ट टू राइट का जो कंसेप्ट लगाओगे तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, इसके लिए हम आते हैं अभी, एक्सेप्शनल बिहेवियर इसका डी ब्लॉक का शो करता है, तो उस पर आएंगे। तो अभी इसको कैसे सोल्व करें, तो उसके लिए क्या करेंगे अभी, अब देखो ये Cl माइनस हो गया है इनर्ट गैस जैसा, तो इनर्ट गैस के जैसा होना और इनर्ट गैस होना दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसे केस में, कॉम्प्लिकेटेड केस में क्या करेंगे, जब सेम पीरियड का है, मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन जो है सेम पीरियड का नहीं है, दोनों का ऑर्बिट सेम है। इसका इलेक्ट्रॉन टोटल कितने 3 ऑर्बिट में है, 3 ऑर्बिट तक गया ना, और इसका भी 3 ही ऑर्बिट तक गया है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जल्दी जल्दी बताओ, इसमें ये सब के लिए क्या करेंगे, Z और मतलब एटॉमिक नंबर तो पता ही है, और इलेक्ट्रॉन फाइंड करो। बताओ तो इसमें इलेक्ट्रॉन, इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितना 17, और इसके लिए 18, ये होगा 17, ये 18, और ये कितना 24 होगा, ये 24। अब बताओ प्रोटॉन मतलब Z, तो प्रोटॉन मतलब इसका कितना 17, और ये तो 17 ही होगा, और ये 26, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, सबके इलेक्ट्रॉन्स 3 ऑर्बिट में ही है, मतलब ऑर्बिट सेम है। तब क्या करेंगे, Z/E रेशियो, Z मतलब एटॉमिक नंबर, एक तरह से प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालेंगे। तो आप बताओ तो यहाँ पर मतलब इसके लिए तीनों के लिए तुमको Z/E फाइंड करना है। तो बताओ इसके लिए क्या आएगा, 1 आएगा, सिंपल है। तो इसके लिए आएगा 1। नेक्स्ट दूसरे के लिए बताओ 17/18, तो 17/18 इसका वैल्यू 0.9 के आसपास आएगा, ये आता है 0.94 के आसपास, ठीक है। इसका बताओ ये क्या आएगा, ये 26/24 मतलब 13/12, तो 26 बाय ये कितना 24 मतलब 13/12, तो 1 से तो ज़्यादा ही आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा ना, तो ये आता है 1.04 ऐसे कुछ आता है, तो 1 से तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, 1.04 के आसपास आता है, जो भी है 1 से तो ज़्यादा है ना। तो अब ये तीनों में सबसे ज़्यादा Z/E इसका Fe2+ का। तो अब दिमाग लगाओ, Z/E ज़्यादा होने का मीनिंग क्या है, ऑर्बिट तो सेम है, ये तुम देख लिया ऑर्बिट सेम है, ऐसा तब हम अप्लाई करेंगे जब ऑर्बिट सेम है। वैसे इसमें भी कभी कभी एक्सेप्शन आएगा, तो वो हम बताएंगे, बाद में आएंगे, बट इन जनरल ये काम कर जाता है, ठीक है। तो अब Z/E का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करें ना प्रोटॉन को, तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, इसका वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है, Z ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो अगर Z ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो साइज छोटा होगा, समझ में आया। जिसका Z/E ज़्यादा, इसका मतलब इनडायरेक्टली मीनिंग ये है कि Z ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन कम, ये वैल्यू ज़्यादा आने का यही मीनिंग है ना। तुम यहाँ भी देख लो 26/24, लेकिन ऐसा कब हम अप्लाई करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट सेम हो, ठीक है। अभी बाद में हम ये सब लिख दे रहे हैं, ये रूल्स लिख देंगे इसका, ठीक है।
तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा अब हम टफ लेवल में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बताओ फाइनली आंसर क्या आएगा? सबसे छोटा Fe2+ सबसे छोटा होगा, क्योंकि प्रोटॉन इसमें सबसे ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो Fe2+ सबसे छोटा। उसके बाद सबसे Cl और Cl- में कौन सा? Cl ना, Cl, क्योंकि अब देखो Cl और Cl- में तो हम ये Z/E रेशियो नहीं भी निकाले तब भी दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों में प्रोटॉन सेम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक में Cl- में, तो Cl से तो Cl- बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये Cl और ये Cl-। प्रॉब्लम था यही Fe2+ को कहाँ रखें, प्रॉब्लम यही तक था। क्लियर? चलो लिखो इसको। आगे है साइज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, एस ब्लॉक में दो ग्रुप है ना, फर्स्ट और सेकेंड, तो उसमें देखेंगे साइज का वेरिएशन कैसे होता है। अगर तुमको एग्जाम में सिंगल ग्रुप का क्वेश्चन आया तब तो बहुत आसान है, जैसे मान लो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मतलब इस ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में इसमें से कोई भी दिया तो अपने को पता है टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट बढ़ रहा है, यही ना, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट कांस्टेंट था। तो मेन जो फैक्टर था यहाँ पर वो था ऑर्बिट का, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। तो अगर तुमको या तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का क्वेश्चन दिया तब तो इजिली उसको सॉल्व करोगे, लेकिन एग्जाम वाले क्या करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर उसको पूछना है तो वो क्या करते हैं, दोनों ग्रुप को मिक्स कर देते हैं। अब वहाँ पर तुमको प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हमने ये एरो दे करके तुम्हारा काम, मतलब ये सबका कंपेयर करके तुमको अब इजीली होगा इसको याद रखना, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा नॉर्मल से अलग है, थोड़ा सा नॉर्मल से अलग है कि नहीं। तो ये लिथियम से, ये सॉरी बेरिलियम से लिथियम बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होगा। तो बेरिलियम से लिथियम बड़ा होना भी चाहिए। यहाँ भी देख सकते हो लिथियम और बेरिलियम सेम पीरियड का है ना, तो लिथियम और बेरिलियम ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इससे तो ये बड़ा होगा ही। अब इस दोनों में देखो ये कहाँ का है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट, तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इससे ये जो है ना ये बड़ा होना ही चाहिए इससे, तो यहाँ तक तो लॉजिकल है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट ये दोनों बड़ा होना चाहिए लिथियम से, तो ये है भी। इसके बाद इसका नंबर है, अब और इसके बाद इसका नंबर है। क्यों? क्योंकि ये सेम पीरियड में, तो यहाँ पर सेम लॉजिक है जो यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ भी इसके बाद ये होना चाहिए। और फिर यहाँ भी लॉजिक जो है पहले की तरह ही है। यहाँ पर ये कौन सा पीरियड हो गया, फोर्थ पीरियड, तो फोर्थ पीरियड इससे बड़ा होगा, तो इससे बड़ा है भी। प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट होता है, कैल्शियम के बाद, ठीक है। अब कैल्शियम के बाद ऐसा होना चाहिए कि कैल्शियम के बाद ये पोटेशियम होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता। कैल्शियम के बाद होना चाहिए क्या, ये पोटेशियम होना चाहिए ना जस्ट बाद, लेकिन कैल्शियम के जस्ट बाद पोटेशियम नहीं है, कैल्शियम के जस्ट बाद उसके नीचे का एलिमेंट्स, फिर उसके नीचे का एलिमेंट्स, फिर उसके बाद है पोटेशियम। मतलब कैल्शियम के बाद पोटेशियम जो है डायरेक्टली नहीं है, कहने का ही मीनिंग है, बीच में दो एलिमेंट्स और भी है तो पोटेशियम इससे बड़ा ही, पोटेशियम इससे बड़ा ही है साइज में, लेकिन उसके नीचे ये दोनों उस बीच में आ जाता है। तो ये अब स्टूडेंट को डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये इसका ऑर्बिट ज़्यादा है। तो देखो नॉर्मल रूल फॉलो नहीं हो रहा है। अगर तुम ये नहीं पढ़ के गए हो तो फिर ये तुम सोच ही नहीं सकते, ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो इसका ऑर्बिट बड़ा है, फिर भी क्या हो रहा है, ये इसका साइज इससे मतलब पोटेशियम से छोटा है। यही नहीं, ये भी। अब तुम बोलोगे इसमें हमने सारे एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, इसके सबसे लास्ट जो है ना वो रेडियो एक्टिव है, और यहाँ पर भी, तो जनरली वो नहीं पूछता है, वो इसमें मिक्स नहीं करेगा तुमको, इसी में से कोई मतलब कोई भी एनी 2 या 3 कोई भी दे सकता है। ज़्यादा डिफिकल्ट किया क्वेश्चन तब। तो इसके बाद होगा ये पोटेशियम, फिर इसके नीचे तो पता ही है अपने को, तो इसके नीचे का ऑर्डर तो पता ही है कि इसके नीचे ये होगा और फिर ये होगा, तो ये तुमको बस थोड़ा सा याद रखना है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, ये भी तो क्वेश्चन है। तो ऐसा क्यों होता है इसको समझने के लिए पहले हम क्या कर रहे हैं, ये हमने फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स लिया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब होता क्या है, देखो यहाँ पर ये पोटेशियम सडनली जो है ना इसका साइज बड़ा क्यों हो गया,
इसका रीजन बता रहे हैं। और हम लोग पढ़े थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, याद है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़े थे। तो देखो पोटेशियम के बाद जो कैल्शियम आता है, और कैल्शियम के बाद 3D स्टार्ट होता है, याद है? 3D स्टार्ट होता है ना। तो 3D स्टार्ट होता है कैल्शियम के बाद, तो उसमें अंदर में इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, ऑर्बिट बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है ना। तो एफ ब्लॉक का साइज थोड़ा सा बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से उसमें ज़्यादा गैप है, तो बाहर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा जा रहा है। अभी हम आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन पर, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बोरॉन फैमिली का ये साइज का वेरिएशन पढ़ेंगे, तब थोड़ा सा तुमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी इसको बस याद रखो, ठीक है? बोरॉन फैमिली का उस पर डिस्कस करेंगे ना, बोरॉन फैमिली में एक्सेप्शंस है, तो तुमको क्लियर होगा। अभी बस थोड़ा सा बस ये समझ लो कि ये पोटेशियम का जो है, ये झोल, पोटेशियम का झोल ये क्या है, क्यों है, वो समझ लो। और कैल्शियम के बाद ये क्यों आ रहा है, क्योंकि सडनली जो साइज, ये ऑर्बिट तो बढ़ा ही है, लेकिन सेंटर में प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो गया। सेंटर में प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो गया, और इसमें क्या है, ये 3D 4D 3D या 4D, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ देखो 3D फील्ड है, 3D फील्ड है ना, और यहाँ 4D फील्ड नहीं है, 3D फील्ड है, ठीक है? तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट है। फिर बोलोगे पोटेशियम का साइज बड़ा क्यों हो गया, ये भी तो क्वेश्चन है, पोटेशियम का साइज बड़ा क्यों हो गया, नॉर्मल से थोड़ा अलग। तो इसके पीछे का रीजन बता रहे हैं कि पोटेशियम का साइज सडनली बड़ा क्यों हो गया। तो यहाँ देखो, इसमें लिथियम के बाद सोडियम, फिर पोटेशियम। अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओ, तब तो अपने को पता है टॉप टू बॉटम गए तो ऑर्बिट का साइज बढ़ता है, सही बात है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ऑर्बिट का साइज बढ़ेगा, मतलब ये रेडियस बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। इसमें देखो, इसमें अगर हम टॉप टू बॉटम गए तो ऑर्बिट का नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। तो सेम ऑर्बिट में है तो हम अपने को पता है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। लेकिन अभी हमको कंपेयर करना है इससे, ये पोटेशियम में ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पर उसका मतलब वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो देखो पोटेशियम का झोल, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, यही है ना। तो ये है 3s1, और यहाँ पर 4s1, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s, ये जो है पोटेशियम का हम पूछ रहे हैं, ये 1s2 2s2 2p6 कितना है इसके पास, एटॉमिक नंबर कितना, 19 ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और उसके बाद 4s1, तो 4s1 है लास्ट में, इसमें 3s1 था। अब एक बात बताओ, फोर्थ ऑर्बिट में हम पहुंच गए हैं, पोटेशियम कहाँ है, फोर्थ ऑर्बिट में ना, लेकिन उससे पहले थर्ड ऑर्बिट कंप्लीट हो चुका है, 3s2 3p। लेकिन कंप्लीट ये सिर्फ s और p हुआ है, 3d भी तो है थर्ड ऑर्बिट में, तो 3d तो पूरा खाली है, अभी 3d खाली है ना। तो 3d कंप्लीटली खाली है, 3d के ऑर्बिटल्स कंप्लीटली खाली है, 3 2 5, ठीक है। तो ये कंप्लीटली खाली है, और खाली कहाँ है, अंदर या बाहर, अंदर खाली है। तो अंदर जो वैकेंट ऑर्बिटल आया है, यहाँ किस में, पोटेशियम में अंदर में वैकेंट ऑर्बिटल आ गया है। तो वो एरिया, अंदर का एरिया जो है ना, कवर करके रखा है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, और प्रोटॉन सेंटर में भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो अंदर में जो वैकेंट ऑर्बिट डी ऑर्बिटल आ रहा है, इनर डी ऑर्बिटल, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, उसका अट्रैक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। अब तुम बोलोगे इसमें क्यों नहीं ऐसा होता, सोडियम में, तो इसमें 2D थोड़े ना होता है। अगर तुम सोडियम की बात करो तो सोडियम में कहाँ तक है, सोडियम की बात करो तो 1s2 2s2 2p6 3s1 तक ही है। तो 3s1 है, इससे पहले मतलब ये थर्ड ऑर्बिट में है लास्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम में, लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट है, उसमें कोई खाली ऑर्बिटल है क्या, वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं है। लेकिन यहाँ पर पोटेशियम, जब हम पोटेशियम पर आएंगे तो उस केस में क्या है, पोटेशियम पर जब आते हैं तो वैकेंट ऑर्बिटल है अंदर, ये थर्ड ऑर्बिट में वैकेंट ऑर्बिटल है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये सेंटर का प्रोटॉन का जो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उसको थोड़ा सा बाहर जाने में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है।
क्योंकि अंदर वैकेंट ऑर्बिटल है, एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। तो जिस रेशियो में प्रोटॉन बढ़ रहा है उस रेशियो में इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है बाहर, तो अट्रैक्शन उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, इसीलिए यहां पर सडनली साइज बढ़ गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे फिर यहां भी तो वही बात है जो इसके लिए भी तो वैकेंट, ये जो वैकेंट इनर डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है वो तो इसके लिए भी अप्लाई होता है, क्योंकि इसका अगर हम लिखेंगे तो ये होगा वैसा ही जैसा पोटेशियम का होगा, तो उसके अंदर भी डी खाली होगा, इसमें 3D खाली था, इसमें 4D खाली होगा, लेकिन होगा उसमें भी, क्योंकि ये कौन सा, इसका लास्ट ऑर्बिट कहां पर है, कौन से पीरियड का है, ये 5th पीरियड का। हाइड्रोजन भी तो होगा, तो हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो ये कौन सा पीरियड है, 5th पीरियड। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 5s1, तो 4D तो खाली होगा, तो 4D अगर इसमें भी खाली है तो फिर यहाँ पर जो है इस दोनों के बीच में गैप आएगा क्या, ये दिमाग लगाओ तो, इस दोनों के बीच में ज्यादा गैप नहीं रहेगा, क्योंकि जो इफेक्ट इस पर है वही इफेक्ट इस पर भी है, समझ में आया। तो जो इफेक्ट इस पर है वही इफेक्ट इस पर है, तो दोनों के बीच में गैप उतना नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर गैप जो है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन यहाँ सडनली इफेक्ट आ गया, तो यहाँ पर गैप बहुत ही ज्यादा है, समझ में आया, यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा है। और अब दिमाग लगाओ तो यहाँ पर गैप ज्यादा होगा या कम होगा, हाँ पहले ये समझ लो। देखो यहाँ पर सीजियम में ऐसा क्या हो गया है, सीजियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, यहाँ पर देखो 6 पीरियड में देख लो, 6 पीरियड जब स्टार्ट होता है तो 5D तो खाली है ही, लेकिन एक और ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल है जो खाली है, 4f तो उसके बाद ना फिल होगा, 6s के बाद ना, लेकिन अभी हम ये वहां तक नहीं गए हैं, 6s से आगे नहीं गए हैं, वहीं पर है, अभी हम कहाँ पर है, अभी हम सीजियम पर ही हैं, तो यहाँ पर तो 4f फिल नहीं होगा, 4f तो f ऑर्बिटल में जाके फिल होगा ना, तो अभी 4f खाली है, तो जब यहाँ पर आए तो 4f भी खाली है, वैकेंट है, और 5D भी वैकेंट है, तो दोनों का इफेक्ट है, इसलिए यहाँ भी गैप बड़ा होगा। फिर इस दोनों में गैप बहुत कम होगा, इस दोनों में आपस में तो गैप बहुत कम होगा, समझ में आया। तो ये दोनों में गैप कम होगा, और फिर सवाल ये है कि ये गैप और ये गैप में, इस दोनों में ज्यादा गैप को किसका, तो ये सबसे टॉप पर है, ये जो गैप है ना दोनों में डिफरेंस, अब ये तुमको याद रखना है, गैप तो यहाँ भी होगा और गैप यहाँ भी है। अब तुम बोलोगे यहाँ पर क्यों कम, तो यहाँ देखो प्रोटॉन इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना, यहाँ पर आते आते प्रोटॉन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसमें जो है ना अट्रैक्शन को इसके कंपेयर में अट्रैक्शन थोड़ा सा मतलब ज्यादा है, जिसकी वजह से गैप उतना नहीं हो पाया, क्योंकि गैप तो है ही लेकिन उतना नहीं है जितना यहाँ है, हम डिफरेंस देख रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं, एक्चुअल में तो ये बड़ा ही होगा साइज में, लेकिन यहाँ गैप की बात है, डिफरेंस। तो अब ऑर्डर क्या आएगा, अगर हम ये और ये इसकी बात करें, सबसे ज्यादा गैप इसमें, ये दोनों में थोड़ा कम, और ये तो बहुत ही कम गैप है। अब इसको याद ही रख लो, ठीक है, इसको याद ही रख लो, वही बेटर है। हाँ एस ब्लॉक में ये इतना ही एक्सेप्शन है, मतलब एस ब्लॉक में ये ऐसा तुमको याद रखना है, सारा तो लिख ही दिया, बचा क्या, अब तुमको सिर्फ ये बच गया है, तो ये टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप में है तो ये तो तुमको पता ही है। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं अभी देखते हैं, ये एम्स का क्वेश्चन है। अब पहले ये बताओ एक्स वाई जेड में सबसे बड़ा गैप कहां पर, एक्स में, तो ये सबसे पहले आएगा एक्स, फिर उसके बाद वाई और फिर जेड, तो एक्स वाई जेड सबसे छोटा जेड होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर दो, ये तो आसान है एक तरह से, तो इनडायरेक्टली तो तुमको आंसर ही पता है, अब ये तो आंसर ही पता है ना। अब क्या आएगा आंसर, डी। वैसे नॉर्मल मेथड से अगर हम सोचे, मतलब अगर हम ये नहीं पढ़े तो इसको सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, बुक्स में ऐसे सेपरेट करके नहीं दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। आंसर क्या होगा, डी ना, सिंपल है। तो ये देखो, ये नॉर्मली तुम सोच के तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, और एम्स में या जेईई एडवांस में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन तो खोजते रहता है वो लोग, ठीक है। चलो लिखो। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए उसका साइज का क्या ऑर्डर होता है, ठीक है।
तो इसमें भी नॉर्मल मेथड फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे इसमें तुम पढ़ोगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हम लोग क्या जानते हैं, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, बट ये रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब कंप्लीट पीरियड में ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो अभी हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग के 3D सीरीज के लिए सिमिलर रूल्स फॉलो होता है, दूसरे के लिए भी, अदर डी ब्लॉक सीरीज के लिए भी। तो हम किसी एक के लिए पढ़ते हैं, अभी 3D सीरीज के लिए पढ़ेंगे और उसमें क्या एक्सेप्शन है उसको देखेंगे, और जो भी एक्सेप्शन है उसके पीछे का रीजन भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ याद कर लेंगे कि एक्सेप्शंस है, मतलब इसका वेरिएशन कैसे है, रीजन भी समझेंगे हम, ठीक है। जैसे मान लो हमने स्कैंडियम लिया और मैग्नीज लिया, ठीक है, तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना है 25 और इसका 21। तो इसका अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, स्कैंडियम कहाँ पर है, स्कैंडियम डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है ना, डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट, और Mn कहाँ पर है, ये 5th एलिमेंट है 3D सीरीज का। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लास्ट 3D1 और इसका 3D5, यही होगा ना। ये बताओ इस दोनों में ऑर्बिट कितने हैं, दोनों में ऑर्बिट 4 ही है, 4 ही है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है, लेकिन 4s2 दोनों में है कि नहीं, देख लो, दोनों में 4s2 है, इसका मतलब दोनों में 4 ऑर्बिट है, दोनों में ये स्कैंडियम और ये Mn, ये है स्कैंडियम और ये है ये मैग्नीज, तो दोनों में क्या है 4 ऑर्बिट ही है। अब सवाल ये है कि इसमें प्रोटॉन और इसमें प्रोटॉन क्या सेम है, डिफरेंट है, और इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है, ऑर्बिट सेम है ना, ऑर्बिट कितने हैं 4, दोनों में 4 ऑर्बिट्स है, लेकिन प्रोटॉन यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 25 है। तो ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होगा, इसमें होगा, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट है ना। तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं किसके लिए, ये सेकेंड और थर्ड पीरियड के लिए, तो उस हिसाब से अगर हम सोचे तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज होना चाहिए, साइज डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ से तुम देख भी रहे हो साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बीच में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, बीच में इक्वल हो जा रहा है और फिर बाद में इंक्रीज हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों, यहाँ जो हम लोग पढ़े थे सेकेंड और थर्ड पीरियड में, उसमें क्या हो रहा था, जैसे मान लो ये बेरिलियम और बोरॉन की बात करें या बोरॉन और ऑक्सीजन की बात करें, तो बताओ तो बोरॉन के पास कितना है 5 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 8 है ना। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, ऑर्बिट कितने हैं उसमें 2 है ना बोरॉन के पास, तो बोरॉन के पास 2 ऑर्बिट है राइट, और ऑक्सीजन के पास भी 2 ही ऑर्बिट है, तो दोनों के पास 2 ऑर्बिट है, लेकिन दोनों में प्रोटॉन ज़्यादा किसके पास है, ऑक्सीजन के पास कितना 8 है, यहाँ पर 8 प्रोटॉन है और यहाँ पर 5 प्रोटॉन है, यही है ना। इसमें 5 प्रोटॉन है और अंदर का इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है या डिफरेंट, ये बताओ, अंदर का सेम है ना, अंदर का इलेक्ट्रॉन दोनों में, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, अंदर का इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, लेकिन प्रोटॉन दोनों में डिफरेंट है। और बाहर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 6 होगा ना। तो अपने को बाहर से मतलब नहीं है, अंदर से मतलब है। जैसे मान लो बाहर कितने हीरो है, ये 6 ना, 6 हीरो बाहर घूम रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, और अंदर विलन कितने हैं 2 ही है ना। और इसमें देखो अंदर विलन कितने हैं 2 है और बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 है ना। तो ये हीरो जो है, इस हीरो को इस दोनों से क्या मतलब है, उसको ये हीरो को आना है हीरोइन के पास, तो इसको मतलब है कि ये बीच में विलन कितने हैं उससे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ ये हीरो इस रोड से क्रॉस कर रहा है और ये हीरो इस रोड से, इसको इससे क्या मतलब है, इसको मतलब है ये हीरो को कि इस हीरोइन के पास आना है। कितने हीरोइन है 5, तो यहाँ पर 5 हीरोइन है और इसको ये जो है इस हीरो को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन विलन 2 है, और यहाँ पर 2 विलन है लेकिन हीरोइन 8 है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों रोड का ये जो है दोनों का बीच का गैप उतना ही है, मतलब ये भी यहीं पर रोड से क्रॉस कर रहा है। तो होगा क्या, ये रोड पर थोड़ा ये ज्यादा क्लोज आकर के क्रॉस करेगा, और ये क्या करेगा, ये रोड है तो थोड़ा सा बीच में या थोड़ा बीच से क्रॉस कर रहा है, और ये ज्यादा रोड को बहुत ही क्लोज मतलब इधर साइड से क्रॉस करेगा, तो ये दोनों के बीच का गैप कम हो जाएगा, तो इसका साइज कम होगा। तो हम लोग बोलते हैं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, मतलब न्यूक्लियस में जो चार्ज है प्रोटॉन का
प्लस चार्ज, उसका इफेक्ट इंक्रीज हो गया, यही यही बोलते हैं ना। अब चलो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखो 4th ऑर्बिट है, 4s2 है ना, 4s2 के बाद 4s2 कहाँ पर है, कैल्शियम, तो कैल्शियम के बाद ये पोटेशियम का क्या है 4s1 और फिर 4s2, उसके बाद 3d1 3d2 3d3। अब डी ब्लॉक में जब हम जा रहे हैं तो देखो ये 1s2 तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2 2p6 तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 8, तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑर्बिट में अभी देखो 3s2 3p6 8 हो गया, 3s2 3p6 8 तो हो गया, थर्ड ऑर्बिट में 8 हो गया, लेकिन उसके बाद पहले फोर्थ ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन आता है 4s2, तो फोर्थ ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर से उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में फिर से अंदर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट होता है। तो स्कैंडियम में कितना है अंदर के ऑर्बिट में, ये 3d में कितना है 1, तो ये 3d1 यही ना, 3d में 1 आया तो टोटल कितने हो गए थर्ड ऑर्बिट में, ये बताओ 9 हो गए, यही हुआ ना। अब इसके बाद स्कैंडियम के आगे तुम टाइटेनियम, स्कैंडियम के आगे टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद ये मैग्नीज, फिर फेरस, उसके बाद मतलब आयरन, ये उसके बाद कोबाल्ट, निकेल। तो अगर तुम इधर से इधर आओगे तो देखो बाहर का जो ऑर्बिट है मतलब फोर्थ ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन 2 था तो वो 2 ही रहेगा, उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है, 1-2 एक्सेप्शन है तो उल्टा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लास्ट के जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहा है क्या, वो तो फिक्स है ना, 4s2 फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो कहाँ रहा है 3d में, थर्ड सेल में, यही ना। तो 3d1 और फिर इस यहाँ पर आएगा टाइटेनियम में 3d2, फिर 3d3 3d4 और mn पर आते आते 3d में कितना 5। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहा है, अंदर या बाहर, अंदर बढ़ रहा है। तो देखो ये बाहर का इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है 4s2 फिक्स हो गया, और ये अंदर के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। अभी तक कितना हुआ है mn तक आते आते बताओ तो अंदर ये थर्ड ऑर्बिट में टोटल कितने हुए, टोटल ये 8 और 5 13 हुआ है। और आगे जाएंगे हम जिंक तक जाते जाते बताओ तो कितने हो जाएंगे 18 हो जाएगा, तो अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अंदर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब विलन का नंबर इंक्रीज हो रहा है या हीरो का, विलन का। इसका मतलब अंदर जो है ना, अंदर क्या है, अंदर विलन है ना, और साथ में हीरोइन भी का भी नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है लेकिन साथ में विलन का नंबर भी बढ़ रहा है। तो अब देखो अब इफेक्ट क्या होता है। स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग में 3d में कितना था 1 था, फिर 2 हुआ, ये स्कैंडियम से टाइटेनियम पर जाओगे, वैनेडियम पर जाओगे तो एक एक बढ़ेगा ना। तो एक एक बढ़ रहा है, एक विलन बढ़ रहा है और एक हीरोइन भी बढ़ रही है, ये हो रहा है ना, एक प्रोटॉन और साथ में एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं। ये सब में क्या था, इलेक्ट्रॉन बाहर इंक्रीज हो रहा था, अंदर का विलन फिक्स था, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ रहा था। यहाँ पर क्या है, ये बाहर का हीरो जो है ना आउटरमोस्ट वो फिक्स है, अंदर का विलन बढ़ रहा है, समझ में आया। लेकिन एक और बात है, अंदर विलन जो बढ़ रहा है तो साथ साथ हीरोइन का नंबर भी बढ़ रहा है। तो अब तुमको यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन के साथ है, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि अब इसको कैसे सोचे। तो देखो स्टार्टिंग में विलन का नंबर कम है, 3d1 फिर 3d2 फिर 3d3, इसके लिए 3d4, ये तो एक्सेप्शन है, बट अभी हम नॉर्मल सोच रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ये थर्ड ऑर्बिट में एक एक करके डी में बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो स्टार्टिंग में विलन बहुत कम है, इसका मतलब स्टार्टिंग में विलन का इफेक्ट उतना नहीं होगा। स्टार्टिंग में इसमें अगर 1-2 विलन बढ़ गया, साथ में हीरोइन भी बढ़ रही है, तो विलन का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन हीरोइन का ज़्यादा इफेक्ट है। और उसके बाद अब देखो विलन जो बढ़ा है तो वो तो घूम रहा है ना इस ऑर्बिट में, लेकिन बाद में जाकर के जब हीरोइन ये अंदर का विलन का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया जब, तब डोमिनेटिंग विलन हो जाएगा। बाद में जाकर के अंदर का विलन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो हीरो जो है वहाँ पर आएगा, उधर से ये इधर से अगर रोड से जा रहा है तो वहाँ बाइक का स्पीड और बढ़ा देगा, या हो सकता है वो रोड ही छोड़ दे, ठीक है। ये विलन सब बैठा हुआ है उसको मारने के लिए। कहने का मीनिंग ये है कि अब जो है रिपल्सन ज़्यादा होगा तो साइज बढ़ेगा। तो लास्ट में जाकर के कॉपर और जिंक यहाँ तक जाते कॉपर में कितना यहाँ तक, और यहाँ इस दोनों में 3d में 10 हो जाता है, एक्सेप्शन था ना ये। तो यहाँ तक जाते ये अंदर थर्ड ऑर्बिट में कितने विलन, यहाँ तक जाते
18 3D 10 हो जाता है ना। तो यहाँ तक जाते जाते अंदर में विलन बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब उसका रिपल्सन बहुत ज़्यादा, तो साइज बढ़ जाएगा। लेकिन जब बीच का स्टेज है, मिडल स्टेज, जब जब बैलेंस किया हुआ है, जब हीरोइन और ये विलन का नंबर दोनों बैलेंस है, उस टाइम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा साइज, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट। तो समझ में आया? स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जैसा हम सोच रहे हैं इसके लिए सेकेंड और थर्ड पीरियड के लिए वैसा ही हो रहा है। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब हीरोइन का इफेक्ट, न्यूक्लियस में जो चार्ज है उसका इफेक्ट इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो साइज घटेगा। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, मतलब ये विलन का जो रिपल्सन है इसके साथ, इस हीरो के साथ, वो स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज लेस स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसका मतलब, और हाँ एक चीज़, अब इसमें एक सील्डिंग इफेक्ट वर्ड आया। सील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, तो देखो ये तो अपने को पता है कि साइज जो है ये क्या होगा, साइज जेड इफेक्टिव का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये रूल अप्लाई करते हैं हम लोग पीरियड में, लेफ्ट राइट जो चलते हैं, तो जेड इफेक्टिव के हिसाब से हम सोच रहे थे ना, ये सेकेंड और थर्ड। सील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, सील्डिंग इफेक्ट मेनली टॉप टू बॉटम जब आते हैं ना ये ग्रुप में, तब इसका थोड़ा सा मतलब इसका रोल वहां पर आता है। सील्डिंग इफेक्ट और ये जेड इफेक्टिव, देखो इसका मतलब क्या है। सील्डिंग का मतलब पहले क्या है, पहले ये बताओ। सील्डिंग का मतलब है सील्ड कर देना। अब फिर बोलोगे सील्ड का क्या मतलब है, तो सील्ड जैसे मान लो, हाँ कवच, तो उसको उसका मीनिंग है कवच, वो कुछ तो था, मैं नाम भूल गया, महाभारत में था ना, वो कर्ण को मिला था कवच, सुरक्षा कवच। तो वो जो है वैसे ही जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट, तो वो एक तरह से कवच का काम कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, अंदर का जो है उसका मतलब क्या है, अंदर मतलब जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है तो उसको अगर कोई फायरिंग भी गया तो अंदर इफेक्ट नहीं डालेगा, यही हुआ ना। ये जो सील्डिंग पावर का क्या मतलब है, ये जो हीरोइन है ना, ये हीरोइन का यहाँ से इसका इफेक्ट जो है ना, यहाँ इसके इफेक्ट से, इसके अट्रैक्शन से ये हीरो जो है ना, हीरो क्या हो रहा है, ये इस हीरोइन के कारण से अट्रैक्ट हो रहे हैं। या मान लो यहाँ पर ये यहाँ डॉग है और यहाँ पर डॉग का फेवरेट फूड कौन सा, मान लो क्या रहता है डॉग का फेवरेट कुछ भी मान लो डॉग का फेवरेट फूड, या मान लो कुछ नॉनवेज है, ठीक है। तो उसका स्मेल से वो जो है अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन ये बीच में सिक्योरिटी गार्ड है, बीच में सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड अगर कम है तो ये थोड़ा सा अट्रैक्ट ज़्यादा होगा। सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा है तो अट्रैक्ट, तो सिक्योरिटी गार्ड अगर ज़्यादा है तो ये अट्रैक्ट कम होगा, मतलब रिपल्सन ज़्यादा होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मीनिंग ये है कि सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया है, ये जो इसको प्रोटेक्ट किया है। यहाँ पर जो नॉनवेज है ना, उसके इफेक्ट को बाहर जाने से रोक रहा है इनडायरेक्टली। मतलब आ तो रहा है इसके पास लेकिन नेट इफेक्ट नहीं है। या सिंपल वे में समझो, यहाँ पर मान लो बहुत सारे ये फ्लावर है, फूल है, ठीक है, उसका स्मेल बहुत अच्छा है, बाहर जा रहा है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर जो है ना, यहाँ रोड है, तो जो भी जाता है, अब यहाँ पर अगर जिस दिन बहुत ज़्यादा फूल है, बहुत ज़्यादा फ्लावर है, तो थोड़ा सा लोग उसके पास रोड के थोड़ा सा इस साइड से धीरे धीरे चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्मेल ले सके, ठीक है। मतलब रोड तो है, ये बहुत बड़ा रोड है, ये यहाँ से यहाँ तक मान लो रोड है, रोड पर लोग नॉर्मली मिडिल में बीच में जा रहे हैं ऐसे, लेकिन इसके इफेक्ट से लोग क्या कर रहे हैं, जा तो रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा इधर क्लोज आ रहे हैं, तो ये लेंथ घट रहा है ना। अब ऐसा हुआ कि इस बीच में एक दिन ऐसा हुआ कि मान लो ये जहाँ पर ये फ्लावर रखा हुआ है वहाँ और ये रोड के बीच में मान लो कोई कुछ है, मान लो डॉग या कैट मरा हुआ है, तो उसका स्मेल से लोग आएगा क्या उसके पास। अब ये फ्लावर का स्मेल डोमिनेटिंग है या ये देखना पड़ेगा। मान लो वो डेड बॉडी है कैट का या डॉग का, किसी का भी, या मान लो रैट का है, तो रैट का तो उतना इफेक्ट नहीं डालता, छोटा सा है वो थोड़ा सा स्मेल उतना पता नहीं चलेगा। तो अब डिपेंड करता है ना कि इसमें इस दोनों के बीच में कितने डेड बॉडी है या किस मतलब कौन सा है डेड बॉडी। तो अब मान लो कैट का है 2 दिन पहले का कैट या डॉग का जो बहुत ज़्यादा स्मेल दे रहा है, तो फिर ये इसका इफेक्ट डोमिनेट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये रैट का है और वो भी मान लो 1 दिन पहले का, 1 दिन के नहीं उसी दिन का है, तो उतना जो है इसका स्मेल नहीं आएगा, तो ये फ्लावर का इफेक्ट डोमिनेट करेगा। अब समझ में आया। तो अब बताओ स्टार्टिंग में, हाँ ये बताओ, ये डेड बॉडी जो है ना, रैट हो या कैट हो जो भी हो, उसने क्या किया है, इसके स्मेल को एक तरह से बाहर जाने का इफेक्ट को कम कर दिया है।
यही हुआ है ना। तो ये सील्ड कर दिया है, इसके इसका जो स्मेल है उसको सील्ड कर दिया, इधर जाने वाले के लिए वो एक तरह से सील्ड कर दिया, उधर जाने वाला अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, इस रोड से जो जा रहे हैं उसको अट्रैक्शन है, लेकिन इस रोड वाले को नहीं। तो सील्डिंग का मीनिंग समझ में आया, अंदर वाले का जो है स्मेल उसको कम कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे रूम में खाना बन रहा है और खाना तो बन रहा है, लेकिन तुम विंडो ओपन कर दिया तो इसका मतलब बाहर स्मेल जा रहा है, और विंडो क्लोज कर दिया तो स्मेल बाहर जाना बहुत ही कम हो जाएगा। तो एक तरह से सील्ड कर दिया हो। क्लियर। अब चलो, अब ये सील्डिंग पावर जो है ना, अब यहाँ पर देखो साइज जो है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर सील्ड कर दिया तो सील्ड कर दिया तो बाहर अगर नहीं आ रहा है स्मेल फ्लावर का, तो लोग अट्रैक्ट होंगे क्या ज़्यादा? तो साइज जो है मतलब लेंथ बढ़ेगा। इसका मतलब जितना सील्ड होगा, जितना डेड बॉडी आएगा कैट का या डॉग का जो भी, उतना जो है ना लोग दूर से जाएंगे, दूर इससे दूर होते जाएंगे, मतलब लेंथ रेडियस। समझ में आया? इसका मतलब सील्डिंग इफेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सील्डिंग इफेक्ट का। अब सवाल यह है कि सील्डिंग पावर जो है ना एसपीडीएफ के टर्म में अगर हम बात करें तो एस का सबसे ज्यादा होता है। क्यों? एस का शेप स्फेरिकल होता है, सिमेट्रिकल है ना वो उसमें, और साइज भी उसका छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो उसका सील्डिंग पावर थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू एफ, मतलब पीडीएफ। तो सील्डिंग पावर एस का ज्यादा है, मतलब एस का इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटेक्ट करके रख रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। ये मतलब वो तगड़ा विलन है, कहने का ये मतलब वो विलन थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। तो अब ये बताओ, ये सील्डिंग इफेक्ट तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये विलन का साइज धीरे धीरे, मतलब विलन का नंबर बढ़ रहा है, बट स्टार्टिंग में उतना नहीं है, स्टार्टिंग में उतना नहीं है। 3D1, 3D2, 3D3, तो स्टार्टिंग में स्कैंडियम में 3D1, फिर 3D2 इसके लिए, 3D2 इसके लिए, 3D3, ऐसे ही बढ़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ये मतलब विलन बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा बढ़ रहा है, और साथ में हीरोइन भी बढ़ रही है, मतलब फ्लावर भी बढ़ रहे हैं, फूल भी बढ़ रहा है यहाँ पर। तो अभी क्या हो रहा है, ये डेड बॉडी का उतना इफेक्ट नहीं है, तो लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसका स्मेल उतना नहीं आ रहा है, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब साइज घट रहा है, यहाँ तक आते आते साइज घटा। अब क्या हुआ, अब यहाँ फ्लावर भी बढ़ा दिए, और जिस रेशियो में फ्लावर बढ़ रहा है उसी रेशियो में यहाँ पर ये डेड बॉडी भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों का ऑलमोस्ट बैलेंस कर रहा है। तो लोग जिधर से जा रहे हैं लोगों को कुछ खास इफेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब ना अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है, लोग अपना नॉर्मल जैसा रोड पर जाते हैं वैसा ही है। तो देखो ऑलमोस्ट साइज सेम है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगर बहुत ज्यादा यहाँ पर डेड बॉडी आ गया, यहाँ पर देखो अभी तक तो कितना आया, 13 ही आया ना, अब मान लो 18 आ गया ये कॉपर और जिंक में, कॉपर जिंक तक आते आते क्या हो जाएगा, 3D10 हो जाएगा। 3D10 कॉपर एक्सेप्शन था ना, और पहले से 3s2 और 3p तो है ही, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18। तो अगर 18 है तो देखो अब डेड बॉडी बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर डेड बॉडी अगर बहुत ज्यादा है इसका मतलब रिपल्सन होगा। अब जो है ना ये स्मेल पता भी नहीं चलेगा लोगों को कि ये स्मेल भी आ रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि विलन बहुत ज्यादा है, तो अब हीरोइन की तरफ कोई हीरो देखेगा भी नहीं, पहले जान बचाएगा। मान लो वहां पर उस बैठा हुआ है मारने के लिए, तो वहां जाकर के रोड ही या तो रोड छोड़ देगा, या रोड से जा रहा है तो बाइक का स्पीड इंक्रीज कर देगा, तो साइज बढ़ेगा। तो भी समझ में आया ये जो है सबसे डिफिकल्ट पार्ट है समझना है। मतलब अभी तक जो पढ़े हैं उसमें साइज का सबसे ये पार्ट डिफिकल्ट है। ये समझ लिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सील्डिंग इफेक्ट, ये सब समझ लिया, ये समझ लिया तो मतलब समझो तुम इनऑर्गेनिक में तुम कुछ भी अब समझ सकते हो। ये सबसे मेन पार्ट, ठीक है, क्लियर है ना। अब हाँ, अब देखो, अब ये ऑर्डर तुमको अब कंसेप्ट समझ में आ गया, तो अब तुम दिमाग लगा सकते हो। चलो इसको लिखो जल्दी। ये है आज का होमवर्क, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको सॉल्व करो, ठीक है।